हेलो 10th क्लास। आज अपना नेक्स्ट चैप्टर है भारत जल संसाधन। आगे हमने पढ़ा भारत कृषि, अब है भारत के जल संसाधन। चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं। जल है तो जीवन है। जल बिना पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की नहीं जा सकती। जल संसाधन का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसके उपयोग की सूची लंबी है। समग्र सजीव सृष्टि भी जीवन टिकाए रखने के लिए जल का ही उपयोग करती है। किसी भी देश की समृद्धि का आधार उसकी कृषि एवं उसमें उपयोग किए जाने वाले जल पर है। जल की विशेष आवश्यकता पीने में, घरेलू कार्यों में एवं उद्योगों में रहती है। बढ़ती जनसंख्या एवं विकास कार्यों में जिस तेजी से जल राशि का उपयोग हो रहा है, उसी तरह जल की तंगी खड़ी होती जा रही है। मतलब जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है और हम उद्योग धंधों में भी पानी का यूज़ कर रहे हैं, तो पानी की कमी हमें महसूस हो रही है। इस बात का ध्यान रखकर जल का विवेकपूर्ण उपयोग अत्यंत आवश्यक है। जल मर्यादित संसाधन है। इसके स्थान पर अन्य कोई संसाधन उपयोग में नहीं लिया जा सकता। यानी कि यदि हमको पानी चाहिए तो पानी चाहिए, इसकी जगह हम कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं ले सकते, क्योंकि पानी का काम पानी ही करता है। जल संसाधन के कारण ही पर्यावरण जीवंत है। इससे जल जीवन का अभिन्न अंग है। अब जल स्रोत, हमें जल किस किस माध्यम से प्राप्त होता है? वो 3 प्रकार के: वृष्टि जल यानी कि बारिश का जल, भूपृष्ठीय जल यानी कि जमीन के अंदर जो हम जमा करके रखते हैं वो, और भूमिगत जल यानी कि बारिश के बाद जो जल भूमि में समा जाता है, फिर हम कुएं वगैरह खोदते तो वो। वृष्टि जल, पृथ्वी पर जल संसाधन का मूल स्रोत वृष्टि है। से नदी, सरोवर, झरने और कुएं ये गौण स्रोत है। ये सभी वृष्टि के आभारी है। भूपृष्ठीय जल, पृथ्वी की सतह का जल नदी, सरोवर, तालाब, समुद्र, झरनों वगैरह के रूप में दिखाई देता है। ये भूपृष्ठीय जल है। भूपृष्ठीय जल का मुख्य स्रोत क्या है? नदियां है। अब है भूमिगत जल। मुख्य जल स्रोतों में भूमिगत जल का स्थान महत्वपूर्ण है। भूपृष्ठीय जल के अवशोषण से भूमिगत जल प्राप्त होता है। भूमिगत जल राशि अमर्यादित है। भारत में उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में 42% भूमिगत जल पाया जाता है। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेश या पर्वतीय क्षेत्रों के कारण भूमिगत जल का प्रमाण कम मिलता है। भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए ही होता है। अब जल संसाधन एवं उपयोग, पहला है सिंचाई। भारत में लगभग 84% जल सिंचाई के लिए उपयोग है। उदाहरण स्वरूप 1 किलोग्राम गेहूं उत्पन्न करने के लिए लगभग 1500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। धान, पटसन एवं गन्ना की फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होती है। प्राचीन समय से ही पानी का उपयोग सिंचाई के लिए होता रहा है। कावेरी नदी से ग्रांड एनीकट नाम से प्रसिद्ध नहर का निर्माण 2वीं सदी में हुआ था। यानी कि पहले से ये सब सिंचाई का काम हो रहा है। 1882 में उत्तर प्रदेश की पूर्वीय यमुना नहर का निर्माण भी किया गया था। भारत में सिंचाई के मुख्य 3 माध्यम हैं, जैसे कुआं एवं ट्यूबवेल, नहर, तालाब। इनमें से कुआं एवं ट्यूबवेल सिंचाई के मुख्य माध्यम है। नहर एवं तालाब क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर आते हैं। नहरों द्वारा सतजल यमुना एवं गंगा के विशाल मैदानों तथा पूर्वी के तटीय मैदानों में स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी के मुक्त त्रिकोण प्रदेशों में होती है। मतलब नहरों द्वारा जो सिंचाई होती है वो। कुआं एवं ट्यूबवेल काप के मैदानों में सामान्य है। तालाबों द्वारा होने वाली सिंचाई पूर्व एवं दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है। जो पूर्वी राज्य और दक्षिणी राज्य, वहाँ पे तालाबों द्वारा सिंचाई होती है। बहुउद्देशीय योजनाएं, भारत में अनेक छोटी बड़ी नदियां बहती है। भारत का जल परिवार समृद्ध है। इसका कारण भारत का भूपृष्ठ ऐसा है कि अनेक नदियां दूसरी नदियों से मिलकर उसका पानी समुद्र में ले जाती है। इस जल का उपयोग अनेक उद्देश्य के लिए हो, इसलिए कई नदियों पर बहुउद्देशीय योजना बनाई गई है। बहुउद्देशीय योजना का मतलब होता है कि नदियों के जो नदियाँ जहाँ मिलती है समुद्र में, वहाँ से, या फिर नदियों पर ये एनीकट बांध बनाए जाते हैं, या फिर वहाँ से बिजली उत्पन्न की जाती है। ये सब इसमें बाढ़ नियंत्रण, जमीन कटाव को रोकना, सिंचाई और पेयजल, उद्योग बस्तियों को दिए जाने वाला पानी, बिजली उत्पादन, अतिरिक्त जल परिवहन, आंतरिक जल परिवहन, मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण एवं मत्स्य पालन का समावेश होता है। ये भारत की बहुउद्देशीय परियोजना है। जैसे पहली है भाखड़ा नांगल परियोजना।
और कौन सी नदी पे है? सतलज नदी। और कौन से राज्य लाभान्वित मतलब इसको लाभ मिलता है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। दूसरी है कोसी नदी। बहुउद्देशीय परियोजना भी कोसी और बिहार को कोसी नदी का शौक, मतलब कोसी नदी को शौक बोलते हैं बिहार का, क्योंकि हर वर्ष इस नदी में बाढ़ आती है। दामोदर घाटी, दामोदर नदी झारखंड, पश्चिमी बंगाल। हीराकुंड बांध, महानदी ओडिशा। चंबल घाटी, चंबल मध्य प्रदेश राजस्थान। नागार्जुन सागर, कृष्णा आंध्र प्रदेश तेलंगाना। कृष्णराज सागर, कावेरी कर्नाटक आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नर्मदा घाटी, सरदार सरोवर, नर्मदा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। ये 4 राज्यों को लाभान्वित करती है। कड़ाना, वणावकबोरी, महीसागर, गुजरात। उकई, काकरापार, तापी, गुजरात। धरोई, साबरमती, गुजरात। ये सारे राज्य और नदियां और जो योजना है उनके ऊपर काम कर रही हो। सिंचाई क्षेत्र का वितरण। भारत के प्रत्येक राज्य के संदर्भ में सिंचाई क्षेत्रों में बड़ा अंतर है। आंध्र प्रदेश के तटीय जिले तथा गोदावरी कृष्णा नदी के मुक्त त्रिकोण प्रदेश, ओडिशा की महानदी का मुक्त त्रिकोण प्रदेश, तमिलनाडु में कावेरी का मुक्त त्रिकोण प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि देशों के सघन सिंचाई क्षेत्र है। मतलब बहुत ज़्यादा सिंचाई के द्वारा ये क्षेत्र है। स्वतंत्रता पश्चात भारत का कुल सिंचाई क्षेत्र पर लगभग 4 गुना बड़ा है। स्पष्ट बुवाई क्षेत्र के लगभग 38% भाग में सिंचाई होती है, यानी कि 38% भाग सिंचाई के द्वारा उपयोग होता है, मतलब फसल पैदा होती है। ओके, भारत के राज्यों में सिंचाई क्षेत्र के वितरण में बड़ी असमानता है। मिजोरम में स्पष्ट बुवाई क्षेत्र में केवल 7.3% क्षेत्र ही सिंचाई के होते हैं, जबकि पंजाब में, मतलब मिजोरम में देखो खाली 100 में से 7.3% ही सिंचाई होती है, और पंजाब में देखो 90.8%, यानी कि ये भी बहुत असमानता है। कुल सिंचाई क्षेत्र का प्रमाण स्पष्ट बुवाई क्षेत्र के संदर्भ में बहुत असमान है। बुवाई में भी वापिस असमान है। पंजाब, हरियाणा, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु एवं मणिपुर में कुल बुवाई के विस्तार का 40% अधिक भाग सिंचाई के अंतर्गत है। अब जल संकट। जल प्रकृति से मिली अनमोल भेंट है। बढ़ती जनसंख्या के लिए अनाज की बढ़ती मांग, नकदी फसलों का उत्पादन, बढ़ते शहरीकरण एवं लोगों के बदलते जीवन स्तर के परिणाम स्वरूप पानी की तंगी निरंतर बढ़ रही है। इसके बावजूद पानी आपूर्ति की परिस्थिति एवं स्थानीय वितरण की असमानता अधिकांशतः मनुष्य के हितों, आजीविका तथा आर्थिक विकास के लिए समस्या रूप है। वर्तमान समय में पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों तथा दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के आंतरिक भागों में जल संकट की गंभीर समस्या है। सैकड़ों गांव तथा कुछ नगरों में भी पानी की गुणवत्ता घट रही है। इससे अनेक जलजन्य बीमारियां भी फैलती हैं। पेयजल की प्राप्यता तथा शुद्धता जीवन की आधारभूत आवश्यकता है। पीने के पानी की सुविधा बढ़ाने के लिए किए गए प्रयत्नों के बावजूद भी पानी की मांग एवं उसकी आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर है। आज भी भारत में 8% शहरों में पेयजल की तीव्र कमी है। देश के लगभग 50% गांवों को आज भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बाकी, मतलब आज भी फ्लोराइड युक्त पानी पीते हैं लोग। भारत में सिंचाई सुविधा में भारी मात्रा में वृद्धि हुई है। इसके बावजूद 2/3 कृषि क्षेत्र अभी भी वर्षा पर आधार रखते हैं। वर्तमान समय में कुएं, ट्यूबवेल द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में पानी बाहर निकलने से भूमिगत जल का स्तर नीचा गया है। परिणाम स्वरूप जल संसाधन घटा है। कुछ राज्यों में भूमिगत जल को अधिक मात्रा में निकालने से देश में गंभीर प्रश्न खड़े हुए। पानी की घटती गुणवत्ता और बढ़ती तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृषि उपरांत उद्योगों में भी पानी का अनियंत्रित उपयोग होता है। घरेलू तथा इकाइयों के दूषित जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। जल संसाधनों की सुरक्षा एवं व्यवस्थापन, मतलब जल जो है, जल रखने के जो संसाधन है, जैसे उनको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, फिर पानी को हम कैसे बचा कर रखें, उसके बारे में हम सब जानते हैं कि उपलब्ध जल मर्यादित है, मतलब बहुत कम है। इसका वितरण भी असमान है। साथ में प्रदूषित जल की समस्या है। इसीलिए विवेकपूर्ण उपयोग तथा पर्याप्त जल की प्राप्ति के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। जल ऐसा संसाधन है कि उसका सीधा संबंध
समग्र जीव सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जल हर किसी को चाहिए। ऐसा नहीं है कि जानवरों को या उनको नहीं चाहिए, तो उनको भी चाहिए, इसलिए सबके साथ जुड़ा हुआ है इसका। जल संसाधन को सुरक्षा के उपाय अलग अलग स्तर पर करने की आवश्यकता है। जल संसाधन की सुरक्षा जल संरक्षण के रूप में भी जानी जाती है। जल संरक्षण के कुछ सामान्य उपाय निम्नलिखित अनुसार हैं। जल संचय के लिए अधिक से अधिक जलाशयों का निर्माण, एक नदी बेसिन के साथ दूसरी नदी बेसिन को जोड़ना एवं भूमिगत जल स्तर को सतह ऊपर लाना आदि का समावेश हो सकता है। जल एक राष्ट्रीय संपदा है। जल प्लावित क्षेत्र विकास। जल प्लावित क्षेत्र एक प्राकृतिक इकाई है। इसका उपयोग अनुकूलता अनुसार छोटे प्राकृतिक क्षेत्रों में समन्वित विकास करने के लिए किया जाता है। नदी बेसिन एक ऐसा क्षेत्र है जिसका पानी नदी या उसकी शाखाओं द्वारा बहकर एक स्राव क्षेत्र बनाता है, मतलब एक पूरा रास्ता बनाता है बहने का। मूल रूप से शाखा नदी का बेसिन विस्तार ही है। ऋतु के अनुसार होने वाली वर्षा के कारण इस नदी का पानी बहकर आगे जाता है और अंत में किसी न किसी नदी में मिल जाता है। जल प्लावित क्षेत्र विकास एक समग्रता विकास का अभिगम है। इसमें जमीन एवं नमी संरक्षण, जल संचयन, वृक्षारोपण, वनीकरण, बागायत, गोचर विकास एवं सामुदायिक भूमि संसाधन के उत्थान संबंधी कार्यक्रमों का समावेश होता है। इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से भूमि क्षमता तथा लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होता है। इसमें स्थानीय राज्य सरकारों ने कई योजनाएं शुरू की हैं। वृष्टि जल संचय। वृष्टि जल को रोककर एकत्रित करने की विशेष पद्धति जैसे कुएं, छोटे बांध, खेत तले आदि का निर्माण करने का समावेश किया जाता है। इन माध्यमों के द्वारा जल संचयन होता है। यहाँ भूमिगत जल स्तर भी ऊंचा आता है। ऐसा करने से घरेलू एवं कृषि आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। वृष्टि जल संचय के मुख्य स्रोत: भूमिगत जल को एकत्रित करने की क्षमता बढ़ाना तथा उनके जल स्तर को बढ़ाना, जल प्रदूषण घटाना, भूमिगत जल की गुणवत्ता सुधारना, स्थल मार्गों को जल भराव से बचाना, सतह से बह जाने वाले पानी की जल राशि घटाना, गर्मी एवं लंबे शुष्क समय में पानी से घरेलू आवश्यकता पूर्ण करना, पानी की बढ़ती मांग को पूर्ण करना, बड़े शहरों में बहुमंजिला आवास के बीच वर्षा के पानी का संग्रह हो, इसलिए भूमिगत टाकियां अथवा वर्षा जल जमीन में उतरे ऐसी व्यवस्था करना। मतलब ये सब लोग हम करते ही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका ध्यान रखना होगा और जानने योग्य। गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में। वर्षा जल का संग्रह करके बेड़ज गांव ने पानी की समस्या हल की। ये एक गांव के बारे में कोई बात है। देखो, पानी की कीमत समझकर उस जतन करने की समझ अरवली जिले के पिछड़े गांव बेड़ज के ग्रामजनों ने बनाई। लगभग 2.25 करोड़ लीटर यानी कि 2 लाख घन मीटर वर्षा जल रोककर संग्रह कर क्षेत्र को हरित बना दिया। मतलब बारिश का जो पानी है उसको एकत्रित करके इन्होंने पूरे गांव को हरा भरा बना दिया। गांव के लोगों का एक ही संगठन बनाकर गांव एवं उस क्षेत्र की प्राथमिक समस्या पानी की समस्या का निराकरण करने का लक्ष्य बनाया एवं उन्हें साथ मिला सामाजिक संस्था का। उस संस्था के सहयोग से बेड़ज के ग्रामजनों को जागृत किया गया एवं गांव का पानी गांव में एवं खेत का पानी खेत में बाहर न जाने देने के लिए सब संकल्पबद्ध हुए। लगभग 7 बीघा क्षेत्र में फैले तालाब को सिर्फ 3 महीनों में 20 से 22 फुट गहरा किया एवं सामाजिक संस्था द्वारा मिले आर्थिक सहयोग से सिर्फ बेड़ज क्षेत्र में 10 चेक डैम, 10 खेत तलैया, 25 हेक्टेयर में ड्रीप, 10 हेक्टेयर में पाइपलाइन, गहरी जुताई, मेड़ बनाकर लगभग 2 लाख घन मीटर वर्षा जल को रोककर संग्रह कर पथरीली एवं सूखी जमीन को हरित बनाकर दूसरों को राह बताई। इससे बेड़ज में 154 बीघा जमीन को सिंचाई की नई सुविधा मिली। मात्र 1 वर्ष में 12.5% दूध बढ़ा है। कुओं में 20% पानी बढ़ा है, जिससे कृषि उपज का उत्पादन बढ़ा है। आज मेघराज में पानी की तंगी में भी बेड़ज की 136 बीघा जमीन में जायद फसल लहरा रही। जायद मतलब गर्मी की फसल। तो पानी की कमी में भी वो फसल हो रही क्योंकि उन्होंने भूमि का जल एकत्रित किया और जिससे भूमि में नमी बनी हुई है। तो ये उपाय सब मिलकर गाँव वालों को मतलब हर जगह पे कर सकते हैं। जल व्यवस्था के लिए और निम्नलिखित बातें देखो: बाग बगीचे, वाहन, शौचालय तथा वॉश बेसिन में उपयोग किए जाने वाली पानी का मितव्ययतापूर्ण उपयोग करना चाहिए। मतलब बहुत कम पानी गिराना चाहिए।
लोक जागृति उत्पन्न कर तथा जल संरक्षण उसके कुल व्यवस्थापन से संबंधित प्रवृत्तियों में लोक सहयोग बढ़ाना, उपयोग में लिए गए पानी को जितना संभव हो उतना पुनः उपयोग हो ऐसे प्रयत्न करना, जलाशय को प्रदूषण से बचाना, जल स्राव की सभी इकाइयों में कुएं, ट्यूबवेल, खेत तलय आदि का उपयोग बढ़ाना, भूमिगत जल का उपयोग करने वाली इकाइयों पर ध्यान रखना, जल संचय स्थानों की दुर्दशा तथा जल प्रदूषण को रोकने के लिए पानी की पाइपों का तुरंत रिपेयरिंग काम कराना। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक समान उपाय नहीं किया जा सकते। किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए जल संसाधनों का विकास एवं व्यवस्थापन के लिए संबंधित स्थानीय लोगों का सहकार लेकर उन्हें जोड़ना चाहिए। इस तरह जल का मितव्ययतापूर्ण उपयोग करना चाहिए। जल संचय के लिए नवीन पद्धतियां उपयोग में आ रही है। वर्षा हो न हो, जल संकट हम पर फैला है। खेत हो या पनियारी, हमें पानी की बूंद बूंद बचाने की आवश्यकता है। जल ही जीवन है। ओके, आपका चैप्टर खत्म। ये इसके अभ्यास प्रश्न है, एक बार आप खुद पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है क्लास, और ये सब आपको पढ़ना है। थैंक यू।